शुभ संध्या, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। કેમ છો? रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब पर सुन रहे तमाम श्रोता स्वीकार करें आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से यथोचित अभिवादन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न, मस्त होकर अपनी और अपनों की सहायता कर रहे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ साथियों, लगभग 2 महीनों के बाद एक बार फिर से आपके उसी पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं, जिसका आप महीने के अंतिम अथवा चौथे रविवार को इंतजार करते हैं, अर्थात वैवाहिक परिचय सम्मेलन। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग क्लब की टीम आपके लिए आपका वही चहेता कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो गई है। हालांकि पिछले महीने भी हमें इस कार्यक्रम को करना था, मगर आप सभी जानते हैं हमारा सबसे बड़ा महापर्व दीपावली था, और दीपावली जब आती है तो कई दिनों पहले ही महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी के लिए हम सभी अपने घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं, तमाम सारे कार्य करते हैं, घर को सजाते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए और धन धान्य से हम सभी को परिपूर्ण करके हमारा आगामी जीवन उज्जवल बनाए। तो इसी के चलते पिछले माह हम ऑनलाइन वैवाहिक परिचय सम्मेलन की श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ा पाए थे, किंतु आज जैसे ही मौका मिला, अवसर आया, तो हमने सोचा चलिए अपने साथियों के बीच चला जाए और उनके पसंदीदा प्रोग्राम को आयोजित किया जाए। हालांकि यह बात भी है कि पिछले मीटिंग से लेकर आज तक की मीटिंग में आपकी ओर से भी वह सहयोग हमें नहीं मिल पाया जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। अर्थात कुछ ही साथियों ने संपर्क किया, इस कार्यक्रम में आने के लिए इच्छा जताई, और कोई आए नहीं, तो इस कारण से भी हमारा उत्साह थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। और अब तो ठंड के दिन भी आ गए हैं, तो आपकी उपस्थिति ही हमें एक नई ऊर्जा, एक नई गर्मी प्रदान करेगी। तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि यह कार्यक्रम आपके लिए, आपके द्वारा ही हम कर पाते हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आपने रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आप तक समय पर वह जानकारी पहुंच सके जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को अंत तक सुनना है और पसंद आने पर एक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, ताकि आपके जैसे अन्य युवक युवतियों को, जिनको अपने साथियों की तलाश है, अपने जीवन साथी में हम सफर की चाह है, उनकी इस चाह को हमारा यह वीडियो सहायता करे। तो पुनः आप सभी से गुजारिश, और मैं हमेशा की तरह भाई संदीप त्रिवेदी कमेंट करता हूं कि वे 2 मिनट में हमारी इस श्रृंखला पर प्रकाश डालें। भाई संदीप त्रिवेदी, उसके बाद हम अपने आज नमस्ते। के साथी से परिचय कराएंगे आपको। जी संदीप भाई, स्वागत है सभी आपका। दोस्तों को नमस्ते। धन्यवाद विनोद जी। तो साथियों, हम तो बीच बीच में अपनी तरफ से इस प्रयास को जारी रखेंगे ही।
लेकिन जैसा कि विनोद भाई ने कहा, आप सबकी मदद के बगैर इस प्रयास को आगे बढ़ा पाना शायद बहुत ज़्यादा आसान होता नहीं है। तो आप लोग आगे आइए। हालांकि फिर भी मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि आज 4.5 साल होने के बाद, और बेशक 4-5 जोड़ियां ही हमारे माध्यम से बन पाई हों, बावजूद इसके आप लोगों को इस प्रयास का इंतजार रहता है, और समय समय पर आप लोग अपडेट भी लेते हैं हम सबसे। तो बहुत खुशी होती है, और बस यही विश्वास बनाए रखिएगा, और जिन लोगों को भी आवश्यकता है उनका संपर्क कराइएगा हमारे साथ। दोस्तों, वैसे हमारे यहाँ अ, ये सारा प्रयास हम लोग भी अपनी एक टीम बना करके और टीम वर्क के रूप में करते हैं, और उसी का नतीजा है कि अब तक ये मुहिम चलती आ रही है। और इस टीम में अगर आप लोग भी जुड़ जाएं तो फिर कहना ही कुछ और है। वैसे फिलहाल अभी हम सबका पूरा ध्यान हमारा एक छोटा मोटा कुंभ साल में एक बार जो आता है, वैसे कुंभ 12 साल में आता है, हमारा 12 महीने में आ जाता है। तो आगामी जो 8वां कन्वेंशन है उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं हम लोग, जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होने जा रहा है 26 से 29 दिसंबर 2024 के मध्य। और लगभग जहां पर 350 400 लोग शिरकत कर रहे हैं, और वहां भी हम ऑफलाइन माध्यम से परिचय सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जो कि हमेशा करते ही हैं। पिछले साल इंदौर में भी किया था, उससे पहले आबू में भी किया था, और फिर उससे पहले दाहोद में भी किया था। तो ये प्रयास 3 बार से चल ही रहा है। आज दोस्तों मैं कोई आपके सामने किसी तरह की भाषणबाजी करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, या फिर कोई डींगे हाँकने के लिए भी उपस्थित नहीं हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोगों को सफलताएं बताने का अधिकार है, और हर एक संगठन शायद अपनी सफलताएं ज्यादा बताता है, विफलताएं या तो बताता ही नहीं है, या बताता है तो बहुत कम। और कई जगह तो ये भी देखने में आता है कि सफलताएं नहीं भी होती हैं तो भी उसको 2 का 200 करके गिनाया जाता है। लेकिन हम लोग हमेशा से इस बात में विश्वास करते हैं कि जाने अनजाने ही सही, अगर हमसे कुछ गलत हुआ है तो उसको भी हम स्वीकार करें, और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने भी रखें। दोस्तों, आमतौर पर लोग कहते हैं आप लोगों ने इतनी जोड़ियां बना दी, इतना ये कर लिया वो कर लिया। देखिए, हमारे यहाँ तो ये मान्यता है बरसों से कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। हम लोग कौन होते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है जोड़ियां बनाने की। हम सिर्फ माध्यम जरूर बन सकते हैं, और माध्यम कोई संगठन भी बन सकता है, कोई व्यक्ति भी बन सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। तो बस हम लोग केवल इस प्रयास में माध्यम है। और जब से ये हमने प्रयास शुरू किया है, तब से लेके आज तक पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, अपने परिवार को देखते हुए और अपने सब कार्यों को करते हुए हम इस मुहिम को जैसे तैसे जिंदा रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि रिकॉर्डिंग क्लब के इस प्रयास के माध्यम से जो पहली जोड़ी बनी, वो इन दिनों टूटने के कगार पर है। और इसमें अब गलती किसकी रही, क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सब तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। क्योंकि जब वो जोड़ी बन रही थी तब भी हम लोगों ने हमेशा, हमारा ये आग्रह रहता ही है हर किसी के लिए भी, और हम यहाँ भी आप लोगों ने सुना होगा 36 बार हमने ये कहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम 20 शादियां करा दें, 40 शादियां करवा दें, 50 जोड़ियां बन जाएं। जोड़ी कम बने, लेकिन वो टिकाऊ हो, अच्छी हो, मजबूत हो, और निर्विवाद रूप से उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे। हमारा यही प्रयास रहता है हमेशा। लेकिन अब वहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, और अक्सर होता वही है कि जो कमजोर होता है उसको ही नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस मामले में भी अनफॉर्चुनेटली जो लड़की है उनके साथ बहुत ही अन्याय किया गया, और अभी भी किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा।
जिसका नाम है अरविंद। आप सबसे मेरा आह्वान ये है, निवेदन ये है, प्रार्थना ये है हाथ जोड़ करके कि आगरा या आगरा के आसपास जो भी लोग थोड़े मजबूत हैं, थोड़े पावरफुल हैं, जो थोड़ा अपना दबदबा रखते हैं, जो कुछ कर सकते हैं या दृष्टिबाधित समाज के लिए उस क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए इस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए। हम लोग अपने तरीके से जो कर सकते हैं वो तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन हम शायद दूर हैं, मजबूर हैं। हालांकि इच्छा शक्ति भरपूर है, लेकिन आप लोगों का अगर साथ मिल जाएगा तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उस बच्ची को, उस बालिका को न्याय जरूर मिलेगा, देर सवेरी सही। इतना सारा उसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है कि जिसका वर्णन मुझे करते हुए बड़ा दुख होगा, और आप लोगों को सुनते हुए बहुत अफसोस होगा। तो कुल मिलाकर के यही कहूंगा कि उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए आप सबकी मदद की आवश्यकता है। उम्मीद है आप इस अपील पर विचार करेंगे, और आप लोग अपने तरीके से अगर कुछ कर सकते हैं उस बालिका की हेल्प के लिए, जरूर कीजिएगा। आज बहुत निराश होकर के, न चाहते हुए भी, लगभग 1 डेढ़ साल से ये सब चल रहा है, तब से हम लोग अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर के आज ये बात आप सबके सामने रखनी पड़ रही है। वरना कौन चाहता है कि इस तरह से सार्वजनिक मंच पर ये बात कही जाए। लेकिन आप समझिए कि पानी सर से ऊपर बहने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद, आज आप सबकी मदद की आवश्यकता आन पड़ी है। और उम्मीद है दृष्टिबाधित समाज के लिए आप सब आगे जरूर आएंगे। आप भूल जाइए रिकॉर्डिंग क्लब को, आप भूल जाइए परिचय सम्मेलन को। आप बस याद रखिए कि किसी एक मजबूर, निरपराध, निर्दोष, दृष्टिबाधित महिला को आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, विनोद भाई से संपर्क कर सकते हैं, जब भी चाहें आप लोग इस बारे में अगर कुछ मदद करना चाहते हैं। खासकर हमें न तो कोई आर्थिक मदद चाहिए, न कोई और मदद चाहिए, बस वहां पर अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत दबदबा है या दखल है, या आपका अच्छा खासा कोई संगठन है, या आप लोगों का कोई समूह है, ग्रुप है, या आप स्वयं में अगर शक्तिशाली हैं, मतलब शक्तिशाली से मतलब कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, और सबसे बड़ी बात कि आप उस बालिका को मदद करने की भावना अगर रखते हैं, तो आप लोग प्लीज बताइएगा जरूर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। साथियों, 29 जून 2020 को जब हमने सिलसिला शुरू किया था, उसी दिन हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक सुयोग्य कन्या जुड़ी थी, और उसी मीट में आगरा के रहने वाले सज्जन भी जुड़े थे। और नवंबर आते आते ही दोनों ने एक दूसरे के होने का निर्णय करते हुए परिणय सूत्र में बंधने का कार्य भी किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, समय, परिस्थितियां बदली, और जैसा कि सन्नी भाई ने बताया कि एक लड़की इन 4.5 सालों में माँ भी बन गई, और आज तलाक की नौबत तो आ ही गई है। माँ से माँ से उन नन्हों मुन्नों को भी छीना जा रहा है। तो हमारा आपसे केवल इतना निवेदन है कि एक न्याय की इस मुहिम में एक दृष्टिबाधित महिला को न्याय दिलाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं उसमें हमें सहयोग करें। हमसे जो होगा हम आपके साथ काम करेंगे। दूरी होने के कारण
जमीनी स्तर पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मगर करने की इच्छा शक्ति पूरी है। तो साथियों, ये एक सुखद पहलू तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक अनुभव जरूर है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या क्या करना होगा। चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। देव उठ गए हैं। चारों ओर शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है। हर शहर में कहीं ना कहीं बारात निकल रही है। तो इसी घोड़ी पर चढ़ने की लालसा आज हमारे बीच मौजूद साथी की भी है। तो मैं चाहूंगा कि परमात्मा उनको जरूर जल्दी ही घोड़ी घोड़ी पर चढ़वाए और उनकी इस इच्छा को हम अपने माध्यम से पूरा कर सके। तो मैं सीधे लिए चलता हूं आपको देश के महानगर के रूप में ख्याति प्राप्त मां कालका की धरती से नंदुदास जी के पास। दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नंदुदास जी, थैंक यू सो मच। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो अ, आपको और संदीप सर को बहुत सारा नमस्ते कहना चाहिए, और आप लोग के साथ साथ पूरी रिकॉर्डिंग क्लब की जो टीम है, जो हम लोगों के लिए, कम से कम ब्लाइंड सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम कर रही है। और आज की अगर बात करूं तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म सबको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें आप लोगों का जितना भी धन्यवाद अदा करें वो कम होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिलना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग रात दिन लगे रहते हैं। मैं आप लोगों को फॉलो करते रहता हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या आरसी ऐप हो। सारी चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ और आप लोगों की मेहनत को देखता रहता हूँ। तो इसलिए आप लोगों का इस शुभ कार्य के लिए, अथक परिश्रम के लिए, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कि नंदुदास जी, यूट्यूब पर हमारे सैकड़ों साथी आपको सुन रहे हैं, और न जाने किसी कोने में बैठकर आपका इंतजार करने वाली भी आपको सुन रही होगी। तो अपना संक्षिप्त परिचय आप हमारे श्रोताओं को दें, ताकि वो आपको जान सके, आपको पहचान सके, आपको समझ सके। जी सर। सर मेरा पूरा नाम नंदू दास है, और मैं बेसिकली झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है देवघर। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो तो झारखंड से ही हुई है। झारखंड में एक स्कूल है देवघर में ही, वो इनिशियली एक ऐसे ब्लाइंड स्कूल खुला था, तो मैं वहाँ का फर्स्ट स्टूडेंट था। लेकिन उससे पहले मैं एक आंख से देख सकता था, मैं पार्शियल ब्लाइंड था। तो मैं थर्ड क्लास तक अपने स्कूल में, जो नॉर्मल स्कूल होता वहां से स्टडी किया। उसके बाद फिर मेरी उस आंख की विजन भी चली गई। उसके बाद फिर मैं किताब देख पाने में असमर्थ हो गया, रास्ता भी चलने के लिए असमर्थ हो गया। तो फिर वहां से स्कूल छोड़ के, और फिर मैं 2 साल घर बैठ गया। उसके बाद ये मेरा फॉर्चुनेट ही मानिए कि मेरे ही जिले में स्कूल खुल गया, देवघर में ही। और मुझे वहाँ का फर्स्ट स्टूडेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरना मैं जिस एरिया से बिलोंग करता था, जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, वहाँ पे तो अ, यहाँ तक पहुँच पाना, मतलब सर्विस ले पाना, मुझे तो लगता है कि नामुमकिन ही था। खैर, मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई इस तरह से। मैं वहाँ से
प्राइमरी पास किया 5 क्लास फर्स्ट पोजीशन के साथ। उसके बाद फिर मैं झारखंड की राजधानी रांची चला गया। वहां से फिर मैंने मिडिल पास किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। अ, इस क्रम में मेरी तो इतनी स्थिति भी नहीं थी कि मैं मतलब आगे पहुंच पाता वहां से। झारखंड की राजधानी दिल्ली, वो झारखंड की राजधानी रांची और फिर दिल्ली। तो फैमिली वाले भी इतने अवेयर नहीं थे, तो उनको कन्विंस करना, और उसमें मेरे गुरुजनों का भी बहुत हाथ रहा है। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं अपने घर वालों को मोटिवेट किया। लेकिन इवेंचुअली हिम्मत तो मुझे ही देनी पड़ी घर वालों को। अ, तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली पहुंचा। वहां से अ, जनता आदर्श सादिक नगर एक स्कूल है न्यू दिल्ली में, लाजपत नगर के पास। तो वहां से मैंने जो है 12th तक की पढ़ाई की, हॉस्टल लेके 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। सत्यवती कॉलेज है एक दिल्ली में, डीयू के अंदर। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं एआईसी भी चला गया, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। वहां से मैंने 1 साल का हिंदी शॉर्ट हैंड किया, बेसिक कंप्यूटर सीखा। और इस दौरान मेरी प्रिपरेशन भी चल रही थी, कंपटीशन की तैयारी भी चल रही थी। तो फिर मैं फॉर्म भर दिया था 2019 में। पहले तो रेलवे का, बीच में कोविड आ गया था तो उसका प्रोसेस थोड़ा धीमा हो गया था। उसके बाद फिर ये सब प्रोसेस भी चलता रहा, फिर और एग्जाम्स भी देता रहा, जैसे CHSL और ये DSSB, ये सब का देता रहा। और कोविड ने थोड़ा परेशान किया, बट फाइनली 2023 में अ, मैं सेलेक्ट हो गया और मैं एक ही साथ 3 जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया। पहले मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला जो TSSB के थ्रू मेरा एग्जाम हुआ था, उसमें दिल्ली MCT में मैं जूनियर क्लर्क बना। उसके बाद वहाँ पे मैंने 1.5 महीना तक जॉब किया। उसके बाद मेरा CHSL में एज अ पोस्टल असिस्टेंट नैनीताल, वहाँ पे हुआ। और मैं उसको ज्वाइन करने ही वाला था कि इसी बीच मेरा रेलवे NTPC ग्रुप C लेवल 2 के लिए भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और ये मेरे को ज़्यादा सुटेबल लगा क्योंकि ये मेरे घर से थोड़ा पास था। तो फिर मैंने उन दोनों को छोड़ के और फाइनली ये इसको ज्वाइन किया, रेलवे को। और मेरी पोस्टिंग सियालदह में है इस समय, स्टेशन पे। और मेरा विभाग सिग्नल एंड टेलीकॉम में जूनियर क्लर्क के डेजिग्नेशन पे मैं अभी पोस्टेड हूँ। तो तो नंदराज जी बस आपने बहुत यही है सर मेरा संक्षिप्त। जी जी नंदराज जी आपने बहुत विस्तार से अपनी समस्त जानकारियां हमसे साझा की और तमाम यूट्यूबर श्रोता जो हैं हमारे वो सुन रहे होंगे। तो नंदराज जी आपकी डिसेबिलिटी कितनी है? सर मैं 100% ब्लाइंड हो चुका हूँ अब। अच्छा, 100% आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं इस समय। आपकी उम्र कितनी होगी हाँ इस जी। समय? सर मेरा 97 का है। 26 साढ़े 26 साल इस समय। 27 साल हो गए मान लीजिए आप। हाँ, मान लीजिए ट्वेंटी वो सेवन होने वाला, ईयर्स के हो मार्च गए में हैं। हुई। चलिए, आपने झारखंड से अपना परिचय दिया था, तो झारखंड की एक बड़ी खबर आपको बता दूं इस समय कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जी सर, सरकार गठन मुझे का पता दावा है। पेश कर दिया राज्यपाल से मिलकर। जी तो सर, जी सर। बहुत जल्द ही आपके राज्य में एक बार फिर से सोरेन सरकार सत्ता संभालेगी। तो बिल्कुल जी, सर। 27 साल आपकी उम्र हो रही है और वहीं पर नंदराज जी संयोग है कि ऋषभ पंत IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स जी ने 27 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा है। जी 27 आपकी उम्र हुई है और 27 करोड़ में ऋषभ पंत बिक रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है सर। और इतना अच्छा उनको मौका मिला है। पिछले दिनों जो उनके साथ हादसा हुआ था, उसके बाद फिर से वो धीरे आ रहे हैं, अपनी लाइफ को फिर से सेटल कर रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नंदराज जी, वो दिल्ली छोड़कर तो लखनऊ के हो गए हैं, मगर आप ये बताएं कि इस समय आपकी सैलरी कितनी है, कितना आप कमा लेते हैं? सर, मेरी सैलरी ऐसे टोटल 40+ हो जाता है, 41 42 हो जाता है। अच्छा, आपके घर में जी कौन कौन है? सर, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो मेरे बड़े भैया, भाभी और उनके दो बच्चे हैं। मतलब कि मेरे दो भतीजे। बड़ा भतीजा मेरा 16 साल का है, छोटा भतीजा मेरा 14 साल का है। दोनों ही इसमें स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर, माता पिता? नहीं सर, नहीं सर। सर, मेरी मदर तो बचपन से ही नहीं थी, जब मैं 6 7 साल का था, जब से नहीं है। और मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और कम से कम मेरी स्कूलिंग कराने में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, दिल्ली ले जाने में। पर फाइनली 2019 में वो हमें छोड़ के चले गए। क्षमा चाहूंगा नंदराज जी आपसे इस प्रश्न के लिए। कोई बात नहीं सर, ये तो एक लाइफ की घटना है। तो आप आफ्टर मैरिज कहाँ सेटल होंगे? अ, सर, आफ्टर मैरिज वो डिपेंड करेगा, जो मेरी जीवन साथी होगी उनकी, मतलब उनके साथ कैसा सिचुएशन रहेगा, मेरी नीड के हिसाब से। जैसे मान लीजिए, अगर वो जॉब होल्डर होती है, तो उनकी जॉब अगर रहेगी तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे ठीक रहेगा। वैसे अच्छा, तो मैं भी पहले दिल्ली में। आप ये बताइए कि किस प्रकार का जीवन साथी आप चाहते हैं? सर, जिस प्रकार से अ, मेरी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर मुझे पार्शियल ब्लाइंड या फिर ऐसा कोई मिले जो कि मतलब इंडिपेंडेंट होकर हमारी लाइफ को अ, चलाने में मदद करें, तो वो सही रहेगा। क्योंकि फिर पेरेंट्स के बिना, मतलब मैं नहीं इतना किसी पे भरोसा कर पाता हूँ। ठीक है, कोई भैया लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन बात का तो कुछ नहीं पता। कोई जाति बंधन? अ, सर, जाति बंधन क्या ही बोलूं, समाज के आधार पे तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने आसपास का ही चाहूंगा। कौन सी आप कम्युनिटी है हाँ, आपकी? आपकी कम्युनिटी कौन सी है? सर, मैं अनुसूचित जाति से हूँ, अच्छा, शेड्यूल एससी में आते हैं। कास्ट। हाँ। हाँ जी। तो मैं अपने ही समकक्ष चाहूंगा। और धर्म का जरूर थोड़ा सा वो हो जाता है कि एंटी रिलीजियन एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है, अपने सोसाइटी में भी, अपनी कम्युनिटी में भी। और मेरे को और कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई जाति बयान की अनुसूचित जाति एससी की लड़की अगर होगी तो आप प्राथमिकता देंगे? हाँ जी। और बट फिर भी मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, कास्ट बाउंडेशन कोई नहीं है। हाँ, रिलीजियन जरूर हो जाता है, एंटी रिलीजियन नहीं चलेगा, लेकिन देखिए, एंटी कास्ट रिलीजन हम में। कराते भी नहीं है। हाँ प्रयास यही रहता है कि सेम रिलीजन में हो।
तो क्या क्या शौक रखते हैं आप? सर शौक तो संगीत सुनना है, किताबें पढ़ना है, और मुझे कुछ भी चीज जानना बहुत अच्छा लगता है। जानकारी रखना, पढ़ना, ये सब मतलब आप ज्ञानार्जन कह सकते हैं बहुत। वेज नॉन वेज? सर मैं तो क्या बोलूं, जो है खाने बस पीने में तो वही बोलिए। जो सब हो कुछ चल बताओ। जाता है सर, मेरा कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। यानी कि आप सर्वहारा वर्ग से आते हैं। हाँ जी। समय पर वेज नॉन वेज जो मिल जाए। हाँ ठीक है। इसके अलावा कुछ बैड हैबिट्स खाने पीने में? तो ड्रिंक वगैरह करते हो क्या? नहीं सर, ड्रिंक नहीं करता। स्मोकिंग? नहीं सर, स्मोकिंग ड्रिंक्स। गुटखा, पान? नहीं सर, ये सब नहीं करता। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार मान लीजिए अब दोस्तों के साथ रहा तो च्युइंगम वगैरह ये सब थोड़ा सा जो होता है ना, ये सब थोड़ा हम्म सा ले लिया। हम्म। हम्म। क्योंकि वो लोग फिर गुटखा वुटखा खाते हैं तो मैं कहता चलो ठीक है, तुम लोग वो खाओ तो मेरे को च्युइंगम ही दिला देना। या फिर तुम लोग अगर मान लो कुछ दूसरी चीजें ले रहे हो तो मेरे को वो आजकल होता है ना सर बच्चों वाली चीज, वो हम्म। चुटकी उटकी ये सब, मैं कहता हूँ कि ठीक है वही दिला दो, ऐसा कुछ ले ठीक लेता है। हूँ। ठीक। और कुछ कुंडली वगैरह मिलाने में विश्वास करते हैं क्या नंदुलाल जी? नहीं सर। आपकी हाइट कितनी होगी नंदुलाल जी? सर मेरी हाइट वही 5 फुट, 5 फुट ही होगी सर, 5 फुट 1 इंच, और 1 इंच 1.5 फुट वजन? का। वजन सर 45 प्लस, वही 47 48 किलो। बहुत कम वजन है यार। हाँ सर, मैं हूँ थोड़ा सा ऐसा। सन्नी भाई, हम्म। आपके मन में कोई प्रश्न जो मेरे से ना पूछे गए हों? नहीं नहीं, आप चलते रहिए। मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना बीच बीच में। नहीं, आमतौर पे जितना अपन पूछते हैं वो हो गए हैं। कोई ठीक है। बीमारी नंदुलाल जी दृष्टिबाधित के अतिरिक्त? नहीं सर, भगवान की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से ऐसी कोई चीज नहीं है सर। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। अपने टाइम को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ कोई पैतृक और संपत्ति? नॉलेज हासिल करता तो अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ खाना पीने का क्या करते हो? हूँ। सर बना लेता हूँ। पूरा सब कुछ सारा खाना बना लेते हो? हाँ सर, एक्चुअली मेरे साथ एक मेरा नेफ्यू रहता है, तो अच्छा अच्छा वो अच्छा। थोड़ा बहुत मदद करता है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग, हाँ हम लोग खाना अगर वो बनाते नहीं हैं। भी हो, अगर वो ना भी हो तो भी आप बना लेते हैं? सर देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा तो देखने वाला चीज होता है ना, उसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि मतलब अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि बिना उसके आप बना नहीं, लें? बना बना सकता हूँ सर, बना सकता हूँ, बट मेरे को ये लगता है ना, देखिए खाने पीने वाली चीजें हैं, अब जैसे मान लीजिए सब्जी है या हम्म। कोई अदर चीजें हैं, कम से कम एक बार मैं मानता हूँ एक बार देखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए कि भाई क्या है, कहाँ कीड़ा है, कहाँ क्या मतलब। इसलिए मैं थोड़ा सा रखता हूँ। अगर नहीं रहेगा तो हाँ इतना है कि मैं अपना कुछ ना कुछ तो खैर बना ही लूँ, भले ही मैं मैगी बना लूँ, है ना। और नहीं होता तो वैसा करता हूँ, नहीं कुछ आता है तो कम से कम मैगी बना लेता हूँ। नहीं आता है तो कम से कम कुकर में चावल डाल के, मतलब चावल तो बना ही लेता हूँ, है। चावल दाल मतलब इतना है कि अपना भूखा नहीं रहूंगा। चलिए, ठीक आप है ना नंदलाल भूखा जी, रहो ना धन्यवाद। भूखा रखो आप। हम तो यही कामना करते हैं। और हाँ नंदुलाल सर। जी, कोई पैतृक संपत्ति है आपके पास? सर पैतृक संपत्ति है,
बहुत ज्यादा तो नहीं है, लंबी चौड़ी जमीन तो नहीं है। हाँ, घर है, कुछ खेत है। मेरे पास पहले तो ठीक ठाक जमीनें थी, पर ये है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना, हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, तो उसमें हमारी बहुत सारी जमीन चली गई, तो उसका अभी केस भी चल रहा है पेंडिंग। उसका तो हमें खैर कंपनसेशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो है हमारी जमीनें जो है बट गई, क्योंकि हम लोग बेसिकली चार भाई हैं, तो दो भाई जो है मेरे स्टेप ब्रदर्स हैं, तो उस वजह से मेरी जमीन जो है आधी उधर चली गई। तो हम लोग दो भाई हैं, हम लोग तो इधर अलग रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास उतनी जमीन है अब नहीं बची। हाँ, घर के लिए है, घर के लिए पर्याप्त जमीन है। खेत भी दो चार खेत तो है ही। इतना है कि आलू चना गेहूँ ये सब लगा देते तो कम से कम 6 महीने तक का तो हो जाता है खाने का, जो जी बेसिक जरूरत हो जाता है। पर बहुत उसके अलावा जो है, एक मेरे एयरपोर्ट के पास है जमीन, वो रोड के किनारे, तो वहाँ पे दुकान उकान चला लेते हैं भैया, वहाँ पे दुकान उकान चला के अपना इनकम कर लेते हैं। जी। तो नंदराज जी, उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही आपकी प्रोफाइल सुनकर कोई युवती आपसे संपर्क करे, और हमारे पास भी जो प्रोफाइल होगी, हम अपनी प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल मैच कराकर आपको जल्दी ही कोई खबर देंगे। और साथियों, यदि आप भी सुन रहे हैं, नंददास जी के लायक कोई युवती है या युवती यदि स्वयं सुन रही है, तो नंददास जी से संपर्क करने के लिए आप मुझसे 8504 868659 8504 868659 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या मेरे सहयोगी भाई संदीप त्रिवेदी के नंबर 9414868659 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हम दोनों से ना करना चाहें तो रिकॉर्डिंग क्लब का नंबर आपके पास है 7737868659। यहाँ पर भी आप संपर्क करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। और यदि आपको पिछले दिनों किसी प्रसारण में कोई युवती या कोई युवक की जानकारी मिली है, उनसे संबंधित जानकारी भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए नंबर पर अविलंब संपर्क करें। ऑफिस हमारा सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। आप इस दौरान 7737868659 पर संपर्क कर सकते हैं। तो सनी भाई, हम्म। संदीप जी, हाँ हाँ, आ रही है आवाज। हाँ करें फिर खत्म आज। हाँ, कर सकते हैं। एक कोई प्रोफाइल दोस्तों, आपके पास? दो लड़कियों की प्रोफाइल है हमारे पास। एक यूपी से हैं और एक छत्तीसगढ़ से हैं। दोनों में से एक के पास गवर्नमेंट जॉब है और एक के पास नहीं है। दोनों टोटली ब्लाइंड हैं। जिनके पास जॉब है उनको हल्का सा लाइट वगैरह दिखता है, अपना काम खुद कर लेती हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और एक पुरुष की भी प्रोफाइल है। वो भी जॉब कर रहे हैं, वो चंडीगढ़ से हैं। देवेंद्र उनका नाम है। तो आप लोग अगर इनमें से एक जैन कम्युनिटी से प्रोफाइल है हमारे पास, जो कि उज्जैन से हैं, तो नहीं, ये ऐसे चार रतलाम से भी प्रोफाइल है। एक प्रोफाइल है हमारे पास, जो वो भी जैन कम्युनिटी से ही है, योगेश कोठारी। रतलाम वाले पिछले दिनों रिकॉर्डिंग क्लब को का साथ छोड़ गए। नहीं, मगर इस मामले में तो वो संपर्क में है लगातार। हाँ, लेकिन गलत तो गलत है ना। बिना, खैर उस पर चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन चलिए, फिर योगेश जी कोठारी के बारे में भी आप लोग विचार कर सकते हैं। शायद थोड़ा बहुत इन्हें दिखाई भी देता है। और इनका बिजनेस है बहुत शानदार अपना। तो आप लोग इन पर भी विचार कर सकते हैं। और एक उज्जैन से हैं, एक हमारे पास लड़की
भोपाल से भी है ऐसी कम्युनिटी में जिनके पास जॉब नहीं है। तो ये कुछ प्रोफाइल और हैं, आप लोग कॉल करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी इनमें रुचि है तो किसी तरह की। ठीक है, समाप्त कीजिए। एक राजस्थान की भी प्रोफाइल है, हमारे ऑफिस में है वो, तो फीमेल है, उनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इस कार्यक्रम को संचालन के लिए हमें आपकी आवश्यकता होती है। हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है कि जब तक आपका साथ रहेगा, यह कार्यक्रम हमारे द्वारा संचालित किया जाता रहेगा। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 2024 की यह अंतिम ऑनलाइन मीट थी। अगला वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो होगा वो आमने सामने होगा, पुरी में 26 दिसंबर 2024 को युवक युवती परिचय सम्मेलन होगा, चौथा सम्मेलन जो कि जमीनी स्तर पर होगा। तो अब आपसे ऑनलाइन मोड पर वर्ष 2025 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ अनुमति दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।